डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग गांधी युग और असहयोग आंदोलन के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा, असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरण और असहयोग आंदोलन के परिणाम का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन के विभिन्न पहलू, उद्देश्य, कारण, महत्व, परिणाम। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1916 में एक नायक के रूप में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश किया। 1919 तक वे सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं में से एक के रूप में उभरे। उनके अद्वितीय राजनीतिक विचार, जो उनकी आध्यात्मिक विश्वास से उत्पन्न हुए थे, जिसमें भारतीय राजनीति को बदल दिया और आम जनता की राजनीतिक चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में शुरू किए गए कई आंदोलन, सत्याग्रह और अहिंसा की उनकी मुख्य राजनीतिक विचारधाराओं पर केंद्रित थी और लोगों को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के 3 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। अन्य 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद से भारत के संघर्ष के इतिहास में असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आयोजन था। असहयोग आंदोलन के विभिन्न पहलुओं की शुरुआत रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हुई थी। असहयोग आंदोलन के कारण गांधी ने 1916 के आसपास भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और शुरू में उनके आदर्शों को ब्रिटिश शासन की निष्पक्षता की ओर जोड़ दिया गया। राजनीतिक प्रदेश में प्रवेश करने से पहले वह बिहार के चंपारण जिले के किसानों, गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों और अहमदाबाद के कपड़ा श्रमिकों की उचित मजदूरी की मांग जैसे अर्थ राजनीतिक कारणों में शामिल थे। सरकार के प्रति उनकी सहानुभूति के रूप में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों को सैनिकों को रूप में भर्ती करने की भी वकालत की। अन्य समकालीन राजनीतिक दिमागों की तरह उन्होंने यह मान लिया था कि युद्ध के बाद भारत के लोग तेज़ी से स्वशासन की ओर बढ़ेंगे। जब सरकार ने रॉलेट एक्ट का प्रचार किया और खिलाफत आंदोलन द्वारा आगे की गई मांगों की अवहेलना की, तो उनकी धारणाएं गलत साबित हुईं। पंजाब में मार्शल लॉ की लामबंदी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की विफलता और मई 1920 में सेवर्स की संधि के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की के विघटन जैसी घटी हुई घटनाओं ने लोगों के सभी वर्गों में व्यापक आक्रोश पैदा किया। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के तहत सरकार के पास लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार था और उन्हें राज्य विरोधी गतिविधियों का संदेह होने पर बिना किसी मुकदमे के जेलों में रखने की शक्ति थी। सरकार ने समाचार पत्रों को रिपोर्टिंग और प्रिंटिंग समाचारों से मुकरने की शक्ति भी अर्जित की। गांधी ने न केवल विधेयक को गलत ठहराया, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी चेतावनी दी कि राष्ट्र ऐसे किसी भी अधिनियम का पालन नहीं करेगा जो नागरिक अधिकारों को अस्वीकार करेगा। उन्होंने कहा, जब रॉलेट एक्ट प्रकाशित हुए तो मैंने महसूस किया कि वे मानव स्वतंत्रता के इतने प्रतिबंधक थे कि उनका पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए। मैंने यह भी देखा कि
भारतीयों के बीच उनका विरोध सार्वभौमिक है। मैं ये बताता हूँ कि कोई भी राज्य हालांकि निरंकुश को कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो पूरे शरीर या लोगों के लिए प्रतिशोधात्मक हो। कम से कम एक सरकार जो संवैधानिक उपयोग और भारत सरकार जैसे मिसाल से निर्देशित हो। रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक अखिल भारतीय हड़ताल का निरीक्षण करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम की सर्वसम्मत सफलता से पूरे देश में कई और प्रदर्शन और आंदोलन हुए। पंजाब छोटे छोटे दंगों के साथ हिंसक उथल पुथल का केंद्र बन गया और बढ़ती अशांति को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों ने बैसाखी तीर्थयात्रियों के साथ अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलाबारी की, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए। सरकार ने पंजाब के मार्शल लॉ लागू कर दिया। आधुनिक भारत के इतिहास में कोई भी अन्य एकल घटना ब्रिटिश सरकार के प्रति उतनी शत्रुता से नहीं हुई जितनी कि जलियांवाला बाग त्रासदी से हुई। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के पीछे एक और आंतरिक ताकत थी। हालांकि भारतीय मुख्यधारा की राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, लेकिन भारतीय मुस्लिम नेताओं द्वारा इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिशों पर दबाव डालना था कि वे इस्लाम के खलीफाओं को प्रथम विश्व युद्ध के खलीफा के रूप में बनाए रखने के लिए उचित गरिमा और क्षेत्रीय नियंत्रण के साथ दबाव डालें। तुर्की के साथ हस्ताक्षर किए गए शांति संधि की मूल शर्तों को कई भारतीय मुसलमान नेताओं द्वारा ब्रिटिश द्वारा दिए गए वादे के विश्वासघात के रूप में व्याख्या किया गया था। शांति संधि की खबर उसी दिन भारत पहुंची जिस दिन हंटर कमेटी की रिपोर्ट पंजाब के नरसंहार के संबंध में सरकार के कारण और प्रवचन पर प्रकाशित हुई थी। दोनों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष व्यक्त किया। वायसराय को लिखे पत्र में गांधी ने खिलाफत और जलियांवाला बाग नरसंहार का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने भारत में सरकार के इरादों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है। उन्होंने लिखा, पंजाब के सवाल पर इंपीरियल और आपकी महामहिम सरकार के रवैये ने मुझे गंभीर असंतोष का कारण दिया है। सरकारी अपराध के महामहिम के हल्के फुल्के इलाज सर माइकल ओडायर श्री मेंटोंगी के प्रेषण के लिए आपका विस्मरण और पंजाब की घटनाओं की शर्मनाक अनदेखी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा धोखा दिए गए भारतीयों की भावनाओं की अवहेलना करने के ऊपर मुझे साम्राज्य के भविष्य के बारे में सबसे गंभीर गलतफहमी से भर दिया है। मुझे वर्तमान सरकार से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है और मुझे टेंडरिंग से अक्षम कर दिया क्योंकि मैंने अपने वफादार सहयोग को आगे बढ़ाया है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में मानव अधिकारों की इतनी बड़ी अवहेलना के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने और संशोधित करने के लिए कलकत्ता में बुलाया गया। पंजाब में निर्दोष लोगों की रक्षा करने में असमर्थता और खिलाफत मुद्दे पर अपना वादा नहीं निभाने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना और निंदा की गई। प्रतिनिधियों द्वारा कई प्रस्ताव पारित किए गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वस्तु को अब स्वशासन स्वराज की प्राप्ति के लिए वैध और शांतिपूर्ण तरीके से घोषित किया गया। स्वराज का अर्थ था ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वयं का शासन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन शुरू होने के ठीक बाद गांधी ने देश की लंबाई और चौड़ाई पर विचार किया
और समाज के सभी स्तरों के लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से विचारधारा और कार्यक्रमों की व्याख्या की। उन्होंने सार्वजनिक समर्थन जुटाने और आंदोलन के पक्ष में जनता के बीच अपने आदेशों को जुटाने के लिए सार्वजनिक सभाओं में रैलियों का आयोजन किया। आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार है। सभी उपाधियों का समर्पण, मानद कार्यालयों का नवीनीकरण, सरकारी वित्त पोषित स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों की वापसी, वकीलों और वादियों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, सिविल सेवा, सेना और पुलिस का बहिष्कार, सरकार को करों का भुगतान न करना, परिषद चुनावों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्थानीय निकायों में सरकार द्वारा मनोनीत सीटों से इस्तीफा। असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरण। असहयोग आंदोलन को जनवरी 1920 से फरवरी 1922 में इसके अचानक समाप्त होने तक 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जनवरी मार्च 1920। पहला चरण जनवरी मार्च 1920 में गांधी ने अली भाइयों के साथ मिलकर उनके आदर्शों और आंदोलन के पीछे के प्रस्तावों का प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दौरा किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। छात्रों को समायोजित करने के लिए लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। बंगाल में शैक्षणिक बहिष्कार सबसे सफल रहा। पंजाब में इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, C राजा गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, सैफुद्दीन किचलू, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद और T प्रकाशन जैसे कई प्रसिद्ध और स्थापित वकीलों ने अपना अभ्यास दिया। छात्रों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य प्रभावशाली प्रमुखों से राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चरखा स्पिनिंग व्हील कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया। अप्रैल जुलाई 1921। दूसरा चरण अप्रैल से जुलाई 1921 के दौरान 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ आंदोलन को वित्त देने के लिए तिलक स्वराज फंड के लिए सदस्यता एकत्रित की गई थी। आम जनता को कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस फंड की देखरेख की गई और 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुए, लेकिन सदस्यता का लक्ष्य केवल 50 लाख तक पहुंच गया। जनता के बीच चरखा स्पिनिंग व्हील वितरित किया गया था। स्वदेशी अवधारणा एवं घरेलू शब्द बन गया। खादी चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। जुलाई से नवंबर 1921। तीसरे चरण जुलाई से नवंबर 1921 में आंदोलन अधिक कट्टरपंथी बन गया। विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से उनके आयात को आधे से कम कर दिया गया था। लोगों ने विदेशी शराब और साड़ी की दुकानें बेचने वाली दुकानों का सहारा लिया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 8 जुलाई 1921 को कराची में आयोजित किया गया था, जहां नेताओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना में मुस्लिम सैनिकों को अपनी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। इसके अलावा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि दमनकारी शक्ति के साथ तोड़ना प्रत्येक भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है। गांधी ने स्वयंसेवकों से जेल भरने का आह्वान किया। मालावर के खिलाफ सम्मेलन में मुस्लिम किसानों के बीच इतनी सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया कि इसने जुलाई 1921 में एक हिंदू विरोधी मोड़ ले लिया। हिंदू किसानों के खिलाफ मुस्लिम किसानों के इस विद्रोह को भोपाल विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा। भारत के ड्यूक ऑफ कनाट के दौरे का बहिष्कार किया गया था। इसी तरह से नवंबर 1921 में अपने भारत दौरे के दौरान वेल्स के राजकुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार के दमन के कड़े उपायों का सहारा लिया
कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस और खिलाफत समितियों को अवैध घोषित किया गया। नवंबर 1921 फरवरी 1922 आंदोलन के चौथे चरण और अंतिम चरण नवंबर 1921 से फरवरी 1922 में नागरिकों की कई क्षेत्रों में करों का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में अपने वार्षिक सत्र में कांग्रेस ने आंदोलन को तेज करने के संकल्प की पुष्टि की। 1 जनवरी 1922 को गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में गांधी ने करों का भुगतान न करने की बात कही। यदि सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया और रॉलेट अधिनियम द्वारा लागू प्रेस नियंत्रण को नहीं छोड़ा तो गांधी ने बारडोली गुजरात से सविनय अवज्ञा शुरू करने की धमकी दी। इस समाचार पत्राचार के कुछ दिनों के बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई। किसानों की उग्र भीड़ ने यूपी के गोरखपुर के पास चोरा के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और लगभग 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस हिंसक घटना ने गांधी को परेशान कर दिया और उन्होंने आंदोलन को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिया। गांधी के आंदोलन को स्थगित करने के अचानक निर्णय के बारे में नेता नाखुश थे, लेकिन इस सम्मान से स्वीकार कर लिया। असहयोग आंदोलन का परिणाम। असहयोग आंदोलन ने अपने अचानक समाप्त होने के बावजूद निश्चित सफलता देखी। आंदोलन और सरकार के खिलाफ विरोध के एक अभूतपूर्व उपलब्धि में देश को एकजुट किया। आंदोलनों के पहले कुछ हफ्तों में लगभग 9000 छात्रों ने सरकार समर्थित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में छात्रों को समायोजित करने के लिए देश भर में लगभग 800 राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस अवधि में अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ जैसे प्रसिद्ध संस्थान स्थापित किए गए। बंगाल में पंजाब के बाद शैक्षिक बहिष्कार सबसे सफल रहा। बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी देखी गई। आंदोलन का असर मद्रास में भी देखा गया। वकीलों द्वारा कानून अदालतों के बहिष्कार की तुलना में शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार अधिक सफल था। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, B पटेल, A खान, सैफुद्दीन किचलेव जैसे कई प्रमुख वकीलों ने अपनी उत्कर्ष कानून की प्रथाओं को छोड़ दिया, जिसने कई और लोगों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। एक बार फिर उदाहरण के लिए बंगाल का नेतृत्व किया और जिसने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों को प्रेरित किया। कानून अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार अच्छी तरह से जारी रहा, लेकिन असहयोग का सबसे सफल कार्यक्रम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। इसने विदेशी कपड़ों के आयात के मूल्य में 1920-21 में 102 करोड़ रुपए से घटाकर 1921-22 में 57 करोड़ रुपए कर दिया।